प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए हमने। 4900 करोड़ रुपए हमने खराबे के दिए। 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री जी के जो होते सम्मान निधि के दिए। नहरों का बजट है 5 गुना बढ़ाया। कृषि का बजट जो है 6 गुना 5 गुना बढ़ाया। और उसी का परिणाम है कि आज हमारी मंडियां लबालब भरी हुई हैं। मंडियों के अंदर जो खरीद का काम किया, किसान को सीधा पैसा देने का काम किया, तो ये मनोहर लाल जी ने किया। उसका परिणाम यह है कि किसान का शोषण बंद हुआ है। उसका परिणाम यह है आज किसान के खाते में सीधा पैसा आता है। पहले 6-6 महीने तक तो किसान को पैसा नहीं मिलता था। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि जो इस सरकार के अंदर सुधार के काम हुए हैं, गरीब आदमी ये मानता है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। कमजोर आदमी ये मानता है कि इस सरकार के अंदर बगैर भेदभाव के, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम हुआ है। एक बदली का धंधा था, वो बंद हुआ है। और हमारे जिले के अंदर पुराने भिवानी जिले के साथ जो भेदभाव होता था, पहले की सरकार में हम देखते थे कि एक पड़ोस वाले जिले से सड़क आती थी तो हमारे यहाँ सड़क कम हो जाती थी। हमारे यहाँ से जो सुविधाएं आती थी हमारे जिले में कम हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई पानी आने की बात होती थी तो वो हमारे यहाँ कम हो जाता था। ये काम किया है तो किसी आदमी ने काम किया है, वो मनोहर लाल जी हैं। मैं कहता हूं कि बंसी लाल जी के बाद पूरे हरियाणा को अपना घर मान के काम करने वाले अकेले ऐसे नेता हैं जो जिन्होंने इसको काम किया है। और बंसी लाल जी ने इस इलाके के लिए काम किया। आज बहुत सारे लोग चौधरी बंसीलाल की विरासत के हो सकता है कि परिवार से उनके संबंधित हैं, लेकिन आज सतपाल सांगवान के रूप में चौधरी बंसीलाल के दादरी के असली उत्तराधिकारी हैं। तो सतपाल सांगवान जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर के मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जिस तरह से काम हम यहाँ पर होता रहा है 10 साल में किया है, इसी तरह से आगे काम बढ़ाएंगे। इस इलाके के किसान की, इस इलाके के मजदूर की आर्थिक हालात को ठीक करेंगे। यहाँ पर जो भेदभाव की नीति थी हरियाणा में, वो मनोहर लाल जी ने दूर किया है। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, लोगों, किसी बहकाव में नहीं आना, आपको किसी चक्कर में नहीं आना, आपको किसी तरफ देखना नहीं है। एक ही तरफ देखना है कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और हम भारी बहुमत से हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी भाई धर्मवीर को जिता के भेजे। यही प्रार्थना करने में आया हूँ। दूसरा, भाई यहाँ बहुत सारे प्रचार कर देते हैं, लोगों का एक भ्रम फैलाते हैं। लोहारू में जाए तो कहे दादरी में गड़बड़ है, दादरी में जाए तो कहे बागड़ा में गड़बड़ है। लोहारू के बारे में मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार धर्मवीर को 77,000 वोट मिले थे। इस बार लोहारू हल्का 1 लाख वोट से पार करके देगा। यह आपके सामने रिजल्ट आएगा, यह आप लोग देख लेना। मैं तो इतना कह के आपका, जो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जेपी दलाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री सतपाल जी सांगवान जी से, सुरेंद्र परमार जी से और यहाँ के जिला अध्यक्षा किरण कलकल जी से वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का पगड़ी और पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सतपाल जी को दे दो। सब तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अब मेरा आग्रह है श्रीमती बबीता फोगाट जी, संजय छापरिया जी और संजीव बढ़िया जी से वो धर्मवीर जी का पगड़ी पहनाकर पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। छापरिया जी, कोई बात नहीं, छापरिया जी। और मेरा आग्रह है श्री रामकृष्ण जी से, बख्शी सैनी जी से और राजेश बंटी जी से वह सतपाल सांगवान जी का पगड़ी देकर पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन कर दिया जी। जब अब मैं
पंजाबी सभा यहाँ की वैसे चरखी दादरी की, ये प्रवीण मुंजाल जी और उनके सब साथी, अरुण सलूजा जी, पंजाबी सभा पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। हाँ जी, बुलाओ ना पंजाबी सभा, आने दो भैया, आगे 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 इधर से आगे आ जाओ, आप जल्दी आओ। और मैं जांगड़ा सभा विजयपाल जी जांगड़ा, प्रधान जांगड़ा सभा, उनके साथ शेर सिंह जी जांगड़ा, धर्मवीर जी, मदन लाल जी जांगड़ा, हरीश जांगड़ा जी, सतपाल तो सब आए और पगड़ी बनाकर सतपाल जी का स्वागत करें। अब सैनी समाज से जगमाल सैनी जी की टीम, लच्छी सैनी जी, महावीर सैनी जी, गजेंद्र सैनी जी, कुलदीप सैनी जी, परवीन सैनी जी, रतिराम जी, जल्दी आकर पगड़ी बुलाया था। अब मैं लामा गांव से अनिल सरपंच जी, तिवला गांव से अनिल सरपंच जी और लोहरवाड़ा से सरपंच जी रणदीप सिंह जी, इनसे आग्रह करूंगा कि वो भी धर्मवीर जी का स्वागत करें। जल्दी करो। ओहो, महिला मोर्चा द्वारा भी सुनीता डांगे जी यहाँ हैं, वो भी पुष्प देकर स्वागत करें। आगे से हट जाओ भैया, आगे से हटो, फोटो तभी आएगी आप लोगों की, आगे से हट जाए, थोड़ा खुला हो जाए। अब मेरा आग्रह चौधरी सतपाल सांगवान जी से, आदरणीय सुखविंदर मांडी जी से भी आग्रह है कि वो भी स्वागत करना चाहते हैं, वो भी पुष्प देकर स्वागत करें। हरिराम खुरानिया जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं जी, धर्मवीर जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सतपाल सांगवान जी से, जो चरखी दादरी के नेता पूर्व मंत्री रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। लांबा का सरपंच है, धर्मवीर का स्वागत किया है। बोला था मैंने, लामा के सरपंच अनिल लामा गांव के सरपंच है, अनिल सरपंच तिवाला सरपंच के भी और लोहरवाड़ा जी के भी। पंडित रामचंद्र जी धर्मवीर जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। हो गया, आइए सतपाल जी, लो सतपाल जी आओ, हो गया जी, सब पहले करा दिया था आपसे। आइए आपका स्वागत, अभिनंदन। तो मैंने नाम तो दे दे यार मेरे को, मनोहरलाल जी इनका बोल के स्वागत समाज मंच बोल। हाँ भाई, पहले तो मैं आपसे एक नारा लगाऊंगा, मेरा दिल मत तोड़ दियो, जिस दिल से तुम यहाँ आए हो उसमें जो है ना साथ दोगे। भारत माता की, भारत माता की, मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल जी की। मेरे आदरणीय, मेरे अपने मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी दादरी में आने पर मैं आपको या दादरी की जनता आपका स्वागत करती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैंने आपको जब ज्वाइन करा तब भी आपसे एक प्रार्थना करी थी, ये सारे के सारे उठ के चले गए थे, यहाँ ये खाली नहीं थी एक सीट भी। आ जाओ तुम, आओ जल्दी आओ, मेरी बेइज्जती कराओ, वो के चाचो आ जाओ। तो मनोहर लाल जी, तब भी मैंने आपसे एक ही डिमांड करी थी कि मेरे को कुछ नहीं चाहता, मैं दादरी के भले के लिए आपसे प्रार्थना करी थी। और आपने उस दिन जो है ना सोनीपत में भी हाँ भरी थी कि दादरी को मैं
करनाल की तरह मेरी विधानसभा की सीट है। अरे एक बार बर्थ की तो देख लो, निवाड़ का ये रोड़ा मचाओ और सारा का साथ मन रहे कि देख रखे है। अगर मैं मेरे टाइम क्यों हुआ काम, क्योंकि मैं काम करना जानता हूँ। अब इनने कहा तो कहेगा वो मैं करूँगा। और ये भाई पहली दफ़ा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, युवा धर्मवीर की मेरी बना तो कौन करती, पर क्या करूँ मैं तो सीधा आदमी हूँ भाई, ज़्यादा राजनीति में आती नहीं, पर ये हमारी इसकी थोड़ी सी गहरी बन गई तो इनके इसका जोटा मार दियो। परवाह मत करियो, जो आपको बेकार है कुछ कुछ कह के बेकार है उन सारा न मैं जाड़ों से मैं किसी की काट नहीं करता। इसी के कारण मैंने वहाँ भी दुख पाया, दुख छाया, पर मैंने फिर भी जो है ना, क्योंकि आदमी जो आजकल हर राजनीतिक नेता, मनोहर लाल जी नाराज मत होना, ये चुगली सुन के ज़्यादा राजी होते हैं कि भाई यहाँ उसकी चुगली हो। मैंने कभी किसी की चुगली नहीं करी, इसीलिए मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी महानता के बारे में सुना। भाई मैं एक दिन मिला, पहली दफ़ा मिला था, मैं कभी नहीं मिला उससे पहले। एक दिन मिला और दूसरा दिन मैं 5-7 दिन पाछा मैं इनको महसूस हो गया, ये आदमी तो ठीक है, बेचारा भोड़ा भाड़ा सा मार रखे। तो इनने मेरे को कहा कि सोनीपत आ जा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई मैं उसी दिन से सोनीपत गया, इन्होंने मेरे को वहाँ मंजूर किया। और मैंने भाई आप ये बात कही थी, जय तारा कोई सुन दिया, मैं तो ये भी वादा करके जाता हूँ, मैं सतपाल सांगवान हूँ, मैं घबराया नहीं जिंदगी में। चौधरी बंसीलाल मन बुलडोजर कहा करते, मैं क्या बुलडोजर था, पर इसीलिए कहा करते कि मैं जो है ना किसी का घबराया नहीं। दादरी की सभा के लिए, दादरी वालों अपनी छाती खोल के बता दो कि तारा मेरे बिना किसी ने भला कराया होता। नाराज मत होना सर, ये मैं आपके लिए नहीं, ये मैं क्योंकि अब भी इनसे एक बात पूछ लो, अरे तुम ईमानदारी से बताओ, मेरे बगैर तेरा गांव में कोई जा भी सके? बताओ ईमानदारी से। हर गांव में जाता हूँ, हर दुख सुख में जाता हूँ, इसीलिए ये लोग तैयार हो जाते हैं और ये अब के आपका साथ देंगे। अरे भाई मेरी बेइज्जती मत कराइयो, मनोहर लाल जी ने पहली चोट आपके यहाँ आए तो अच्छा चोटा मार दियो धर्मवीर का। आगे मैं सुन लूँगा तो हम घबराओ किस कमजोर थोड़ो, कोई युगत आया नहीं, ई बा होगा तारकन बाजा बाजा हो गया, मेरी जिम्मेवारी है, हो जाता है। पिछली दफा का चुनाव और इस चुनाव में ये और इनके अंदर कोई कमी कुछ नहीं बताता, कोई कमी नहीं है। वह कमी इसने बरती, वह मेरे ऊपर बरती, सारा एक कर लिया चाचा ना रावण ने, और मैं सारा एक करता हूँ तेरे को जिताने में। नाराज होने की बात नहीं, जिता के रहूँगा तो जिता लोगे ना, रमन कदे झूठी आप बना दो। हाँ तो भाई मनोहर लाल जी एक जोटो चौख मार दियो दादरी में, और फिर मेरा काम देख लियो मैं के करूँ सु के नहीं करूँ। आपका बहुत आभारी, आप दादरी में आए और आपकी इज्जत और धर्म रखना। साथ ही साथ भाई मेरा साथी, बिना राजनीतिक साथी भी जयप्रकाश जी, भाई हम दोनों बहुत दिन तक इकट्ठे रहे। यो ही बड़ो जो लेट हो गया, पर इसका फायदो घणो हो गया। और मैं मेरा जो है ना यो नाराज हो गया मनोहर लाल जी, इसने भी शुरू में मेरो अच्छो रफड़ा पाया, पूछ लो। तो अब हम दोनों एक दिन मैं इसके घर चला गया, बोला भाई डांट नहीं मारा घर में, मेरा डांट मारने की कित कसर। पर उस दिन के बाद हमने कह दिया कि जिस तरह पहले भाई थे उसी तरह रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जहाँ तक मेरी ज्वाइन करने का, मैं आपको बताऊं असली कारण क्या था कि हमारा एक साथी, हम भिवानी में भी काश नगर रहा करते हैं, तो हमारा बलाड़ी का एक लेक्चरर था, वो आजकल अमेरिका में। आप अचंभा करो, सच्चाई बताता हूँ। उसने मेरे को टेलीफोन करा कि भाई साहब हम भी विकास नगर में रहा करते हैं, दलाल भी रहा करता है, वो भी रहा करते, कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। मैंने सोचा मेरा गुरु की हटेगा। ने बोला अगर हरियाणा देश को ऊपर ले जाना है तो मोदी की मदद करना, भगवान देखता है। यह सच्चाई है
कि अमेरिका से उसने कहा, मैं अमेरिका में जब इतनी आवाज़ है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मनोहर लाल जी को और मोदी साहब को जाना तो मैं पहले भी था, पर जब मैं माड़ो सो बालक सो तो मेरी वो जो है ना, तो अब आपने वादा करा है कि हम धर्मवीर का साथ देंगे। और करौली में बात रावली के पक्की और कहता तो बता दे रहा तलवाड़ा यू तो और भी खुआ दूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर लाल जी आए, इनकी इज्जत रखना आपका धर्म है। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद सतपाल जी, आपने दिल की बात दिल से करी है, जनता से करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जिला अध्यक्ष किरणकल कल जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण के लिए 2 मिनट में करें। बोलो भारत माता की वंदे। मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर पूरी चरखी दादरी की विधानसभा से एक एक बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने लगातार मेहनत करके एक एक बूथ से अपनी संख्या लाने की जो एक पहल की है, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मनोहर लाल जी का इस चरखी दादरी की पावन पवित्र भूमि पर आने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बीच करके मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और मौत भी कब डरा सकी है मरकर जीने वालों को। ऐसे ही माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, और आगे भी आपके साथ मिलकर के एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर के जिन्होंने सब कार्यकर्ताओं को सम्मान दे करके इस भारतीय जनता पार्टी का बहुत मान सम्मान करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको आश्वासन देते हैं, ये चरखी दादरी का एक एक कार्यकर्ता, मेरे सभी यहाँ पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का भी हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि समय का अभाव है, आपसे एक विशेष आग्रह है, जितनी वोटों से पिछली बार माननीय धर्मवीर जी को आपने जिताने का काम किया है, उससे ज्यादा वोटों से आप जिताने का काम करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा आग्रह है यहाँ के सांसद, आपके हृदय लाजीज नेता चौधरी धर्मवीर जी से, वो आए और अपना वक्तव्य दें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी स्टेज पर अभी सामने बोल के गए हैं। माननीय सतपाल सांगवान जी, माननीय जयप्रकाश दलाल जी, बहन बबीता जी, प्रधान जी और सम्मानित मंच और सभी मेरे सामने सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, क्योंकि आप सुबह लगभग 10 बजे से बैठे हो और ये मान के चलो कि हमने ये फैसला लिया था कि हम 11 बजे तक ये मीटिंग ख़त्म कर देंगे। गर्मी का समय है, काम का समय है। देखिए, इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें इतिहास से कुछ सबक लेना पड़ता है कि पीछे के इतिहास में हमारे साथ क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, क्यों रुकावट आई। इस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया इतिहास के मुताबिक कि इस देश का भाई भाई से लड़ने लगा और विदेशी हमलावर और आक्रमणकारियों को हमने बुला लिया। एक समय था जब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर एक जयचंद नाम के साथी ने उन मोहम्मद गौरी जैसे लोग को बुलाया, और उसका नतीजा क्या हुआ? देश 800-900 साल तक गुलाम रहा, और इतना लंबा समय तक गुलामी के बाद इस देश का सब कुछ लूट गया। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, देश आपके हाथ में आया,
फिर गलतियां हुई। हमने उन्हीं विदेशी तर्ज के उन इंसानों को सत्ता सौंप दी जो हिंदुस्तानी की बजाय जिनके अंदर उनमें डीएनए विदेशों का भरा हुआ था, और जो राज करते रहे उनकी कल्चर विदेशों से मिलती रही। बहुत लंबे समय के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व के हाथ में जब ये देश लगा, दोबारा से भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के संस्कार दोबारा मजबूत कैसे हों, वो काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए, प्रबंधन के मामले में माननीय मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। आप याद करके देखो, जब कांग्रेस का राज था इस देश में, केवल 18 लाख करोड़ रुपया का एक साल का खजाने में पैसा आता था। टैक्स वही था जो आज लगता है, टैक्स वही था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिस्टम बनाया। सबसे पहले तो नोटबंदी करी, और जैसे ही नोटबंदी करी तो बड़े लोगों के पास जो पैसा था वो बहुत तिलमिलाए, और उसके बाद एक नया जीएसटी, क्योंकि पैसा लाने का ले जाने के अलग अलग दरवाजे थे, एक ही गेट बना दिया जिसका नाम था जीएसटी। और जीएसटी लगने के बाद जब सबका पता चला कि कौन आदमी 2 नंबर का पैसा बाहर भेजता है, वही बजट एक साल में 49 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होने लग गया। 49 लाख करोड़ रुपया, 31 लाख करोड़ रुपया कहाँ जाता था? आप ध्यान दीजिए, 2.25 लाख के आसपास फर्जी कंपनियां इस देश में बनी हुई थी। और कंपनियों का काम क्या है? कोई बंबई बैठा है, कोई सऊदी अरब बैठा है, माल भेजते हैं बाहर, कच्चा पक्का कोई भी, और जब माल भेज देते हैं तो रिफंड लेते हैं करोड़ों रुपए का। कंपनी का नाम मिलेगा दादरी की दुकान में, और माल मिलेगा उन बड़े लोगों को। और ऐसी कंपनियां हजारों करोड़ रुपया सालाना देश का रिफंड के ऊपर ले जाती थी। और जब वो सारी कंपनियां बंद हुई तो ये बजट बढ़ के 31 लाख करोड़ रुपया वापिस आ, 49 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब में, आपकी देश के खजाने में आना शुरू हो गया। उसी पैसे से ये सड़कें हैं, रेलवे का काम है, डिफेंस की मजबूती है, आयुष्मान है, मेडिकल कॉलेज हैं, ये चारों तरफ देश का एक तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश को 2047 तक अगर विकसित देश बनाना है, रोकने की कोशिश की जाएंगी। रोकने की कोशिश कांग्रेस और इसके दूसरे लोगों का, आपको हालात का पता है किस प्रकार रोकते हैं, किस प्रकार से ये माइनॉरिटी का नाम वोट लेने के लिए करते हैं। अरे पिछले दिनों जब सीए का कानून आया, जब धारा 370 की बात आई, तो उस 370 से पहले कश्मीर का क्या हाल था? वहां पर सिविलियन को जैसे मारा जाता था। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर माननीय अमित शाह जी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि देखिए, कश्मीर के अंदर 52 से पहले सारी की सारी जमीन हिंदुओं के नाम थी, और बड़े 2 परिवार, शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के परिवार ने सारा रिकॉर्ड बदलवा दिया 52 के बाद। आज वह जमीन 370 हटने के बाद आपकी जमीन आपके पास आने लगी है। केवल यही नहीं, जिस सीए के बारे में ये लोग बदमाशी करते हैं, विरोध करते हैं, क्या है ये सीए? अरे जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से जब धर्म के नाम पर से अलग बना, तो लगभग 23% आबादी हिंदुओं की रहती थी पाकिस्तान के अंदर आजादी के बाद, और आज रहेगी सिर्फ 1.5%। केवल प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया है कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, जो पहले आए हुए हैं, उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं, वापस उनको नहीं जाने देते, तो भी विरोध। इनसे पूछिए, जरा जाके देखना पाकिस्तान में, 10 साल तुम रह के देख लो। आज पाकिस्तान का मुस्लिम भी बार बार कहता है कि हमें किसी प्रकार से मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं 2 बात चीज और कहना चाहता हूं। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जब ये अगली योजना शुरू होगी, 4 जून के बाद जब शुरू होगी, तो कुछ एक कनेक्टिविटी ऐसी हैं जो बकाया हैं। माननीय मनोहर लाल जी, हम उन कनेक्टिविटी को पूरा करने का इस 5 साल में, चाहे वो दिल्ली से जोड़ने के लिए कुछ रोड नेशनल हाईवे के बकाया हों, कुछ रेलवे के काम बकाया हों, कुछ नहरी पानी का जो हमारे साथ अब तक हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी दया से वित्त मंत्रालय भाई जयप्रकाश दलाल के पास है,
नहर का महकमा भी अभय सिंह को दिया है इसी लोकसभा क्षेत्र में। सड़क और पीने का पानी भी आपने डॉक्टर बनवारी लाल जो नारनौल रहते हैं उनको दिया है। और ये सिस्टम अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले 5 साल में पानी के मामले में, सड़कों के मामले में और बड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए हम 5 साल, ताकि भारत सरकार की तरफ से हमारे क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री कैसे आए, यही काम हमारा बकाया है जो हम करना चाहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चुनाव आपका है। इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार विदेशी लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर जयचंद जैसे आदमियों ने विश्वासघात करके 900 साल हमें बर्बाद कर दिया, इसलिए अपने पराये को जरूर समझना और वोट बीजेपी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रवि जी। अब मैं आप जब से इंतजार कर रहे हैं जिनका, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। हरियाणा में इन्होंने अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा, उनकी चिंता की। हरियाणा एक का नारा दिया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी का वादा किया, और सबसे बड़ी बात है चरखी दादरी को जिले का दर्जा दिया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से आग्रह है वो आए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे सांसद और वर्तमान फिर से दोबारा इस लोकसभा में प्रत्याशी घोषित हुए मान्यवर चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, और कोई छोटे मोटे कैबिनेट मंत्री नहीं है। जैसे चौधरी धर्मवीर जी ने कहा, पिछली बार खुद मेरे पास वित्त मंत्री का काम था, और जब नई सरकार के नाते अब दोबारा से रचना हुई तो भाई इस खजाने की चाबी हमने अपने जेपी दलाल जी को दे दी है। ऐसे हमारे वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, कोसली से हमारे विधायक हैं श्री लक्ष्मण यादव जी, जिलाध्यक्ष बहन किरण कलकल जी, बहन बबीता फोगाट जी, और हमारे पूर्व मंत्री, जिनके आयोजन में ये कहना चाहिए आज की इतनी बड़ी सभा यहाँ एकत्र हुई है। बहुत साफ दिल के आदमी चौधरी सतपाल सांगवान जी, साफ दिल के तो इतने हैं, मंच पर खड़े होकर मान रहे हैं कि भाई पिछली बार मैंने के करा और इब के करना है। इससे सफाई का काम सतपाल सांगवान जी कर सकते और कोई नहीं कर सकते। सतपाल जी सांगवान जब भाषण कर रहे थे तो मुझे जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और देश के जो चुनाव अधिकारी घोषणा कर रहे थे, उन्होंने एक शेर बोला था, वो मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टियों के कारण से हमको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आखिर उनको पॉलिटिकल पार्टियों से डील करना पड़ता है। सबके सब चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कहते हैं खूब लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं। तो अपने मन की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की उस शेर में। उन्होंने कहा पार्टियों को कि खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, पर इतनी गुंजाइश रख लेना अगर दोबारा कभी मिलने का अवसर आ जाए तो आंखों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपस में मिल भी सकना। तो इस जिले के सारे राजनीतिक दल इस मर्यादा का पालन करते हैं। आज से नहीं करते, पुराने समय से करते आ रहे हैं, इन्होंने कई गिना दिए। तो भाई ये बहुत बड़े दिल के आदमी होते हैं जो इस प्रकार की गुंजाइश रख के चलते हैं। आज एक मंच पर आए हैं और जो एक मंच पर आते हैं उनके बारे में मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी जब एक मंच पर लाओ है ना, पहले सोच समझ के ठोक बजा के देखते हैं कि इनके दिल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। जब दिल मिलने की बात होती है तब एक दूसरे से वरमाला पहनवाते हैं, भैया वरमाला पहन लो, कोई बात नहीं। तो हमारे ये जो चौधरी सतपाल सांगवान जी का बड़ा दिल है। हमारे पूर्व विधायक बाड़ा से और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखेंद्र मांडी जी, और इस नगर के चेयरमैन, नाम तो इनका बाद में है लेकिन मैं सैनी पहले कह देता हूं, बख्शीराम सैनी। कई सैनी अभी मित्र मिलने आए, मैंने कहा आजकल ये सबसे ज्यादा कूद रहे हैं। पता ना क्यों कूद रहे हैं,
अरे मेरा पटा कि नहीं पटा ना, थोड़ा सा मैंने भी सहारा ला दिया था उसमें, सैनियों कूद जाओ। सतेंद्र परमार है और हमारे रामकिशोर वर्मा, दोनों पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। उमेद पातुवास जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है, बाडावास के हमारे बहुत सिपाही सैनिक आदमी हैं। संजय छपारिया, बहन सुनीता दांगी, महेश चौहान जी, और मंच संचालन कर रहे हैं संदीप जोशी जी। अब संदीप जोशी जी को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब मैं बीजेपी में आया उस समय हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमेश जोशी होते थे, एडवोकेट बहुत मशहूर, और वो चरखी दादरी के रहने वाले थे। तो मैंने रमेश जोशी के साथ रह करके जब काम किया, उस समय संदीप जोशी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे ये रहे। मित्रों, मैं नाम तो और भी बहुतों के ले सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी है। आगे रैली कैरू में भी है इसी प्रकार की, चुनावी सभा है ये, और इस चुनावी सभा के बीच में आपके बीच में आया हूं। और वैसे तो आना पहले भी कई बार हुआ है, मुख्यमंत्री के नाते भी आया हूं, लेकिन कुल मिलाकर उस समय कभी आता था तो कोई ना कोई घोषणा करके जाता था मैं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपकी डिमांड पूरी कर दी, ये यहाँ पर उद्घाटन होगा, ये शिलान्यास होगा। लेकिन आज चूंकि आचार संहिता, वो सब तो करने नहीं आया हूं। पहले मैं कुछ देने के लिए आता था, लेकिन आज मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। आज मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। और आप समझते हैं चुनावी सभा में क्या मांगा जाता है? क्या मांगा जाता है? वोट मांगा जाता है। और वोट मांगने के भी कुछ कारण होते हैं। हम जनता से वोट तभी मांगते हैं जब उसके हकदार होते हैं, और हम देते भी उसी को हैं जो जनता में हकदार होता है। हमने पिछले 10 साल में, चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे सेंटर में आपकी अपनी सरकार हो, हकदार को सब कुछ दिया है, और जो हकदार नहीं है उसको नहीं दिया है। ये एक न्याय है, ये एक फैसला है, भगवान का, कुदरत का फैसला है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके वोट का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, और इस लोकसभा में धर्मवीर जी हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको वोट देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए मित्रों, आज कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। इस 10 साल में बहुत कुछ बदला है देश में। मोदी जी ने वो काम कर दिए 10 साल में, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे से पहले धर्मवीर जी ने सब गिना दिए, लेकिन इतने सारे कर दिए जो कांग्रेस 50-60 साल के राज में नहीं कर सकी, इतने कर दिए। और उसी के कारण, एक वही कारण है, बल्कि मैं 2 कारण कह सकता हूं कि कांग्रेस बौखला रही है। कांग्रेस के बौखलाहट के 2 कारण हैं। एक कारण, आखिर सब सर्वे उनके पास भी आते हैं, मीडिया के लोग भी जाते हैं, जनता में भी सब लोग रहते हैं, उनको हार का डर सता रहा है। हार का डर सता रहा, उनको लगता कहीं ऐसा ना हो पिछली बार जितने सीटें थी उतने भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उससे कहीं कम ना हो जाए। कांग्रेस खत्म हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। मैं कहता हूं महात्मा गांधी के अनुयायी तो आप हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए आप उसका पासंग भी नहीं है। पासंग समझते हैं ना, उसका पासंग भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आप महात्मा गांधी की कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 1947 में यह कह दिया था कि देखो, कांग्रेस ने देश की आजादी में बहुत काम किया, आजादी मिल गई, अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है। मेरी बात मानो तो कांग्रेस को भंग कर दो, लोग अपने आप नई पार्टियां बना लेंगे और राजकाज में जिसने शामिल होना होगा हो जाएंगे। लेकिन उस समय का जो नेहरू जी जैसे आदमी, उन्होंने कहा ना जी ना, हम तो अब अगर आजादी आई है तो राज अब हम ही करेंगे, दूसरा कोई क्यों करेगा। तो बिना किसी चुनाव के पहली सरकार और नेहरू जी के नेतृत्व में बन गई। उन्होंने गांधी जी की बात उस समय नहीं मानी, लेकिन आज मैं इस बात का श्रेय राहुल गांधी को देता हूं कि जिसने वास्तव में कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है और गांधी जी के सपनों पर भी पूरा उतरेंगे, कि पूरा उतरेंगे। मित्रों, जब ये बात आती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अगर 400 सीटें आती हैं तो श्रेय किसको देंगे, मैंने कहा पहला श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। और मैं मजाक में साथ में जोड़ता हूं, अगर दूसरा श्रेय मुझे कुछ देना पड़े किसी को तो दूसरा श्रेय राहुल गांधी को देता हूं मैं। राहुल गांधी भी जब तक इस पार्टी में इस प्रकार से लीडर के रूप में बढ़ते रहेंगे
तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, कांग्रेस खत्म होती रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश की संस्कृति में पला हुआ नहीं है, विदेशी संस्कारों का पला व्यक्ति, और पढ़ाई में भी बहुत कमजोर है। मैं उसका एक उदाहरण दूंगा आगे चल के। उसको ये नहीं पता कि बुजुर्गों की या बड़ों की मान सम्मान कैसे किया जाता है। प्रधानमंत्री को भी तू करके बोलता है वो, कि ये कहीं जाता है तो ये ऐसा बोलता है, ये कहीं जाता है तो ऐसा बोलता है, जैसे बच्चों के बारे में बोला जाता है। अरे तुम्हारे से तो उम्र में भी 25 साल बड़े हैं, तुम्हारे तो बाप अगर जिंदा होते उसके बराबर के वो हैं। तो इतने संस्कार उनको नहीं मिले, क्योंकि ये अंग्रेजी संस्कृति में ना आप और तू, इन दोनों का शब्द एक ही होता है, यू। वो आपको भी यू कहते हैं, तू को भी यू कहते हैं। ये संस्कृति कांग्रेस, यानी कांग्रेस की संस्कृति विदेशी संस्कृति, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। तो मित्रों, 10 सालों की परेशानी, एक तो हार का डर सता रहा है, और दूसरा परेशानी है कि मोदी जी ने आने वाले 10 साल में इतने काम कर दिए कि जो 55 साल 60 साल वो नहीं कर सके, ये भी उनके मन में ग्लानि है। उन्होंने देश के अंदर इतनी समस्याएं पैदा की, और उन समस्याओं का एक एक करके खुलासा अगर मैं करता हूं तो उन्होंने 10 साल के अंदर कांग्रेस में धारा 370 दी, इमरजेंसी दी, रामलला को टेंट में बिठा के रखा, बहुत तरह के घोटाले दिए, बहुत तरह के भ्रष्टाचार किए, और मोदी जी ने आने के बाद इन सब चीजों का समाधान निकाला। 370 का समाधान निकाला, 3 तलाक की बात उन्होंने की, भ्रष्टाचार को उन्होंने खत्म किया, नक्सलवाद को खत्म किया, आतंकवाद को खत्म किया। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश जो इस देश से अलग होने की बात करते थे, उनको देश के साथ फिर से जोड़ा। कल एक चुटकुला आ रहा था कि एक आदमी जो है वोट डाल के बाहर निकलता है, और वोट डाल के बाहर निकलने के बाद उससे पूछ लिया किसी ने कि भाई वोट किसको डाला है। उनका देखो नाम बताना तो ठीक नहीं, लेकिन वोट मैं तो हमेशा जब देता हूं राष्ट्रवादी आदमी को देता हूं। अब साथ में कांग्रेस वाला खड़ा था कि तुम जैसा बोल रहे हो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा चुनाव आयोग में, कि तुम आके बता नहीं सकते किसको वोट दिया, कि मैंने नाम बताया ही नहीं। कि नहीं, तुमने बोला ना कि राष्ट्रवादी को देता हूं, राष्ट्रवादी कहने का मतलब तो बीजेपी को देता हूं। अब ये कांग्रेसी आदमी को पता लग गया है कि राष्ट्रवादी कहने का मतलब बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, या वहां अच्छे एमएलए बना करके विपक्ष में बैठे हैं। अब अछूत नहीं है, वो देश के साथ मिलना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं। नक्सलवादी, आतंकवादी, उन्होंने समर्पण कर दिया सरकारों के सामने, आर्मी के सामने, कि हम देश की मुख्य धारा में चलते हैं। मित्रों, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। अब चूंकि इस प्रकार की जब दाल उनकी गलती नहीं लग रही, तो झूठ बोलने का क्रम भी शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, ताकि हमारे देश का भोला भाला वोटर उसमें फंस जाए। मैं 3-4 तरह के झूठ बता रहा हूं उनके। एक झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे भाई, ये झूठ तो 1970 से हम सुन रहे हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, वो भी 1970 में गरीबी हटाओ के नाम पर राज लेके गई थी। क्या 70 के बाद इतनी सरकारें आई हैं? 2014 से पहले वो भी 25 साल और राज में रहे हैं। लेकिन इन पिछले 10 साल में नीति आयोग की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत के 20 करोड़ परिवार ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये गरीबी हटाने का काम मोदी जी ने जो काम किया है, गरीबों को घर दिए, गरीबों को रसोई गैस दे दी, गरीबों को उन्होंने राशन मुफ्त में दिया, गरीबों को उन्होंने पानी रसोई में पहुंचा दिया, बिजली के कनेक्शन दे दिए, गरीबों को, बच्चों के, उनके बुजुर्गों के, परिवार के किसी सदस्य को बीमार होता है इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। तो गरीबी हटाने की तो ये चीजें हैं। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो दूसरा झूठ बोला कि हम हर गरीब महिला, गरीब नौजवान के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। मोदी जी कहते हैं मैं बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा, बहनों को ड्रोन दीदी बनाऊंगा ताकि वो कमा सकें, 1 लाख रुपया उनके खाते में कमा करके पहुंचे। ये कहते हैं मुफ्त में देंगे। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुफ्त में दिया ठीक या कमाई करके बैंक में पैसा आए वो ठीक? बोलो, कमाई करके ठीक? जिनको लगता कमाई का पैसा आए वो ठीक है, वो हाथ खड़े करो।
और जिनको लगता है कि मुफ्त का पैसा आता रहे वो हाथ खड़े करो। कोई चाहता नहीं है। आज झगड़ा हो जाए किसी का तो हम सामने वाले को कई बार कह देते हैं, अरे भाई मैं अपना खाऊं तेरे बाप का दिया नहीं खाता, ये कहते हैं ना। तो गांव की सामान्य भाषा कि मैं तेरा बाप का दिया नहीं खाऊं, अपना खाऊं। अपना पैसा हो आदमी को स्वाभिमान होता है। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं। इनके झूठ के बुलंदे कि हम आएंगे, ओबीसी का आरक्षण 50% इनको ना दे करके साथ में हम मुसलमानों को जोड़ेंगे, जो हमारे धर्मवीर जी कह रहे थे। अरे ओबीसी का आरक्षण खत्म कोई नहीं कर सकता। ओबीसी का जो आरक्षण उतना जरूर मिलेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, कमजोर और कोई आदमी है, मानो ओबीसी नहीं भी है, एससी नहीं भी है, तो गरीब परिवारों के लिए मोदी जी ने 10% का आरक्षण अलग दिया कि जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते उन गरीब परिवारों को अलग से 10% दे दो। आज हमने भी नौकरी देते समय हमने कहा जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है 5 नंबर उसको अलग से देंगे। हमने हरियाणा में 5 नंबर अलग से दिए, अलग से। मित्रों, काम गिराने के लिए बहुत है हमारे पास। और इनके झूठ कैसे होते हैं, सामान्य आदमी को झूठ बोलने का तरीका एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक मोहल्ले में एक आदमी शोर यानी बहुत जोर जोर से बोल के चल रहा था, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। ये उसने ऊंचा हुकारा भरा। अब उसके पास लोग आने लगे। एक नौजवान पहुंचा, देखें तो सही कि 100 रुपये में जिंदगी भर का सौदा कर रहा है क्या। तो बाहर जाके देखा, उसने अपनी पीठ पर चटाई रखी हुई थी। पहले चटाई 100 रुपए की ले लो, इस पर जिंदगी भर बैठ करके मुफ्त खाओ। चटाई पर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपए में ले जाओ। उसने अपनी चटाई बेचनी थी। तो इस प्रकार के झूठ ये हमारे नेता बोलते हैं कांग्रेस के। कहते हैं हम सबको पहले 72,000 रुपए कहते हर साल देंगे, अब कहते हैं 1 लाख रुपया देंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये कहावत है बहनों, ये कहावत के नाते बता रहा हूं कि जो चीज संभव ही नहीं है कुछ भी बोलते जाओ उसके लिए। मित्रों, केंद्र सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है। हरियाणा सरकार की चर्चाएं हो सकता है पहले वक्ताओं ने की हो, हमने 10 साल जी जान लगा के पीछे मुड़ के देखा नहीं है। दिन में 18-18 घंटे काम करके जनता की सेवा की है। और सेवा करने के पीछे भी मन की भावना। ये कभी कभी ताना मार देते थे कि मोदी को, मनोहर लाल को क्या पता, इनका तो अपना परिवार ही नहीं है। कुछ महीने तो मैंने सुना, मैंने उसके बाद कहा देखिए हरियाणा के उस दिन की जो आबादी थी वो मैं बता रहा हूं, 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा के, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के हर सदस्य की चिंता करूंगा, गरीब की पहले करूंगा। और उसके लिए हमने कई नीतियां बढ़ाई, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। नौकरी भी जो है किसी के कहने पर नहीं मिलेगी। भाई बालक पढ़ा लिखा होगा, उसके पास योग्यता होगी तो उसको नौकरी पहले मिलेगी। आज गांव-गांव में सैकड़ों बच्चे नौकरी में लगे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लगे हैं। और इसका रोष भी किसी को नहीं है। पहले 5 लगते थे, 50 नाराज होते थे। आज अगर 50 लगते हैं नाराज कोई नहीं होता। भाई ये बालक बड़े होशियार थे तब लगे हैं जाके। पहले नौकरी के लिए बापू किला बेचना पड़ा करता, माँ को अपने जेवर टूम बेचनी पड़ा करती। अब किसी को 1 पैसा देना नहीं पड़ता है। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है हरियाणा के लोग जिसके लिए बहुत प्रभावित हैं और बहुत वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। मित्रों, हरियाणा के अंदर जो हमने बातें की हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और उसके अंदर चाहे किसान हो उसके लिए डीबीटी पैसा सीधा भेजा है, चाहे सिंचाई का विषय हो, आगे भी उसी नाते से दक्षिण हरियाणा के सिंचाई और पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सिंचाई मंत्री यहाँ के बना दिए, वित्त मंत्री यहाँ के बना दिए, पीडब्ल्यू की सड़कें इधर खूब बढ़ाने के लिए हमने सोच समझ के किया है कि जिस इलाके में जरूरत है मंत्री उस इलाके में करेंगे तो लोगों की सहूलत हो जाएगी। हमने हरियाणा के लिए बहुत काम किए। हम दादरी के लिए भी लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 10 साल पहले जब आना शुरू करते थे तो दादरी तहसील में आते थे। आज जब मैं आया हूं तो दादरी जिले में आया हूं। मित्रों, 10 साल का बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहां पर सेक्रेटेरिएट के लिए अलग से व्यवस्था कर दी है, यहां पर अलग से कॉलेज की व्यवस्था हो गई है, यहां पर अलग से मेडिकल कॉलेज, उसके लिए जमीन ले ली गई है। यहां जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए जमीनें ले ली गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें 152D को आप देख लो, जो दादरी का आदमी
5-6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता था। मुझे लगता है शायद 2.5-3 घंटे में पहुंचता होगा, 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता। आप दक्षिण में कहीं भी जाना हो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, विकास के नाते जो हरियाणा में ज्यादा काम हम कर सकते थे, बजट की कोई कमी नहीं है। एक ही कमी आती थी कि जितना बजट ऊपर से चलता था, नीचे कांग्रेस के टाइम पर उनके अपने लोग कहते कि 15% पहुंचता था। हमारी गारंटी है कि 100 रुपए भेजेंगे तो 100 के 100 नीचे पहुंचेंगे, बीच में कोई निकालने वाला नहीं। कांग्रेस के टाइम के जितने भी लूप होल थे, जितने इनके एजेंट थे, जितने बीच में पैसे को खाने वाले थे, वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। मैं उनको धौड़ कपड़िया कहता हूं। धौड़ कपड़ियों के कपड़े निकाल के खूंटी पर टंगवा दिए, बैठे रहो भैया, अब ये धंधा नहीं चलेगा, ये धंधा नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग भी कई बार नाराज होते हैं जब ये नौकरियों की बात आई, फिर हमारे अपने कैसे लगेंगे। मैंने कहा भाई, अपने कौन होते हैं? जो लग जाए उनको अपने मान लो, जो नहीं लगे अपना पढ़ाई